एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डिस्कशन टू नियोगी आईएएस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया क्या आने वाले साल में ड्राई ईयर फेस करने वाला है। बेसिकली आईएमडी ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट निकाली है जिसके हिसाब से इस बार मानसून में हमें डेफिसिट देखने को मिलेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिपोर्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज आईएमडी ट्राइंग टू कन्वे। आईएमडी हमें क्या बताना चाहता है। सो आईएमडी के लेटेस्ट फोरकास्ट के हिसाब से इंडिया में रिसीव बिलो नॉर्मल रेनफॉल इन 2026 में हमें जो है नॉर्मल रेनफॉल से कम रेनफॉल देखने को मिल सकती है। और इसका मेन जो कॉजल फैक्टर होगा वो होगा इस बार की डेवलप्ड अल नीनो की कंडीशन जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में डेवलप हो रही है, वो इसका मेन रीज़न हो सकता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ दिस आइडिया। कि आप अगर देखेंगे तो इस बार जो आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है वो प्रेडिक्ट किया है कि एक्सपेक्टेड रेनफॉल जो हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज होता है उसके हिसाब से उसके कंपैरेटिव 92% रहेगा। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेनफॉल? 92% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो ये लॉन्ग पीरियड एवरेज एक्चुअली होता कितना है? तो लॉन्ग पीरियड एवरेज पिछले 5 डेकेड्स के अक्रॉस जो हमारा एवरेज रेनफॉल है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। दिस लॉन्ग पीरियड एवरेज फॉर साउथ वेस्ट मानसून अभी के लिए जो कैलकुलेट किया जा रहा है वो 1971 से 2020 के बीच में कैलकुलेट किया जा रहा है और इसकी वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करती है? 87 सेंटीमीटर की। ओके, सो 87 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हमारा एवरेज है और इसका करीबन 92% लॉन्ग पीरियड एवरेज 92% जो है हमारा इस साल का एक्चुअल रेनफॉल हो सकता है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ आईएमडी। आईएमडी किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन करता है? सो क्लासिफिकेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज योर डेफिसिट ऑफ रेनफॉल, मतलब कि अगर कमी होती है तो कितना होती है, एंड देन देयर इज नॉर्मल रेनफॉल। नॉर्मल रेनफॉल की कैटेगरी कौन सी होती है? और एक्सेस रेनफॉल। ऑलराइट, सो इन 3 कैटेगरीज में हम रेनफॉल को डिवाइड करते हैं। हाँ, कभी भी रेनफॉल को नॉर्मल कैटेगरी में तब रखा जाता है जब ये 96% टू 104% होता है और हमारे लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसका 96 टू 104% अगर रेनफॉल हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल रेनफॉल कहते हैं। वहीं अगर ये रेनफॉल 96% से कम हो जाए, ओके, 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज से अगर ये कम हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? डेफिसिट कहते हैं। उस साल हम कहते हैं कि मानसून में कमी देखने को मिलेगी, रिलेटिवली ड्रॉट लाइक सिचुएशन प्रेजेंट होंगी। ओके, वहीं एक्सेस रेनफॉल किसको कहते हैं? जब ये 104% से ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा हो जाता है। व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 104% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, तब हम उसको क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ रेनफॉल। इस टाइम हमें कहीं ना कहीं फ्लड लाइक सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। सो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ रेनफॉल? तो अगर हमारा रेनफॉल 96% टू 104% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज है तो हम उसको नॉर्मल रेनफॉल कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ आईएमडी। ओके, सो इस साल का जो एंटिसिपेटेड रेनफॉल है वो 92% है, विच फॉल्स अंडर डेफिसिट क्राइटेरिया। हमें कहीं ना कहीं सूखा का जो कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग अ बिलो एवरेज रेनफॉल इन नियरली अ डेकेड ऑफ टाइमिंग। ठीक है, तो पिछले 10 साल से हमें इस तरह की कंडीशन देखने को नहीं मिली, बट आफ्टर अ कंप्लीट डेकेड हमको फाइनली इस टाइप की कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। ओके, अगर ऑन एन एवरेज हम थोड़ा मानसून का अगर इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें तो इंडिया का जो टोटल रेनफॉल होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट वी गेट, उसका 70% हमको कहाँ से मिलता है? सिर्फ और सिर्फ मानसून से ही मिल जाता है। ऑलराइट, सो 70% ऑफ आवर एनुअल रेनफॉल इज ड्रिवन बाय साउथ वेस्ट मानसून, जो कि जून से लेकर सितंबर तक कंटिन्यू करता है और उसके बाद विड्रॉ कर जाता है। ओके, सो इसका मेजर यूटिलिटी या अफेक्ट क्या है? तो वो आप सॉरी, सो इसका मेजर क्रूशियल इफेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ता है? सो इट इम्पैक्ट अवर एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी एग्रीकल्चर है वो रेन फेड एग्रीकल्चर है। हमारा 60% ऑफ एग्रीकल्चर जो है रेनफॉल पे डिपेंड करता है, एंड रेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास अल्टरनेट सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। बट इन अल्टरनेट सिस्टम को भी फीड करने के लिए, जैसे इरीगेशन फैसिलिटी, उनको भी फीड करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस में रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो एग्रीकल्चर, उसमें भी इरीगेशन ऑफ मेजर क्रॉप एरिया कहाँ से इंश्योर हो रहा है? हमारा रेनफॉल के थ्रू इंश्योर हो रहा है। एट द सेम टाइम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के केस में भी अगर आप देखें तो वो भी कहीं ना कहीं मानसून से ड्रिवन होता है। ये हमारे रिवर्स को ड्राइव करता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी ड्राइव करता है। सो इफ मानसून इज डेफिसिट देन डेफिनेटली हमारे टोटल रेनफॉल में भी हमको टोटल रेनफॉल में डेफिसिट देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर के इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। इट डिराइव्स द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड रूरल इनकम एंड कंजम्पशन डिमांड। बेसिकली अगर रेनफॉल कम हुई तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर का आउटपुट कम होगा, एग्रीकल्चर का आउटपुट कम हुआ तो जो इनकम होगी फार्मर्स की वो कम होगी, और इनकम कम हुई तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि रूरल जो कंजम्पशन डिमांड है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। ओके,
सो लेट अस अंडरस्टैंड ये एल नीनो की कंडीशन एक्चुअली होती क्या है। राइट, सो एल नीनो बेसिकली इन्वॉल्व्स एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। सो अगर आप मैप के हिसाब से अगर हम देखें अगर ये आपका एशिया है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड ये आपकी अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, और ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। राइट, सो अगर ये आपके जगह बनी हुई है, सो बेसिकली अगर आप देखेंगे, सो ये आपका हो गया इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स चल रही होती है। बेसिकली ट्रेड विंड्स क्या करती है, जो सरफेस वाटर होता है, सरफेस में जो गर्म पानी होता है, इसको पाइल अप करती है। कहाँ पे? ये इसको पाइल अप करती है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। ये वार्म वाटर यहाँ पर कलेक्ट होता है। राइट, बट जब भी एयर के डायनामिक्स की वजह से ये ट्रेड विंड वीक हो जाती है, ये ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो ये जो वार्म वाटर है जो यहाँ पर पाइल अप होके रखा है, यही क्या होता है, पीछे की तरफ ट्रैवल करना चालू करता है और कहीं ना कहीं ईस्टर्न पैसिफिक जो होता है, ईस्टर्न पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक का जो एरिया होता है, इसको क्या करता है, वार्म बना देता है, रिलेटिवली गर्म बना देता है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज एल नीनो। इसको हम एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। सो लेट मी रिपीट, बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड, जो यहाँ पर वार्म वाटर कलेक्ट हुआ था वेस्टर्न पैसिफिक में, वो पीछे जाके ईस्ट पैसिफिक को गर्म बना देता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। इट इज एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये ओवरऑल एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का एक फिनोमिना होता है, उसका एक वन ऑफ द इफेक्ट्स है। जो सेकेंड इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि जब भी ये ट्रेड विंड्स अगर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो ये यहाँ पे जो वार्म वाटर का कलेक्शन है वेस्टर्न पैसिफिक में, वो ओवर द पीरियड इंक्रीज हो जाता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, ला नीना की कंडीशन कहते हैं। बेसिकली जब ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं और वाटर कहाँ पे कलेक्ट कर दें, वेस्टर्न पैसिफिक में ज़्यादा गर्म वाटर कलेक्ट करने लग जाएं, तब ऑटोमेटिकली इसके कारण जो फिनोमिना होता है हम उसको ला नीना कहते हैं, जिसका अपोजिट इफेक्ट क्रिएट करता है। बट जब भी एल नीनो का इवेंट होगा, तो उसका जो है कहीं ना कहीं मानसून पे हमें डिक्लाइन इन द रेनफॉल देखने को मिल सकता है। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, यूजुअल इम्पैक्ट जो एसोसिएट किया जाता है एल नीनो से, वो क्या क्या है, सप्रेस्ड मानसून रेनफॉल, हायर टेम्परेचर एंड इंक्रीज ड्रॉट प्रोबेबिलिटीज। ओके, basically whenever there is La Nina like situation, it leads to overall decline in the rainfall in Indian Ocean. Basically अगर आप इंडिया के मैप को देखें तो इसका ये जो फिनोमिना होता है, दिस एसोसिएट्स विद द डिक्लाइन इन द रेनफॉल बिकॉज ऑफ चेंज इन द सर्कुलेटरी पैटर्न। यहाँ पे जो गर्म पानी इकट्ठा होता था उसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, और ये लो प्रेशर जो है मैस्करीन हाई करके यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन होता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। पर अगर ये वार्म वाटर में कमी आ जाए, एल नीनो के इफेक्ट के कारण अगर ये वार्म वाटर यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा है वो कम हो जाए, तो यहाँ पे जो ये हाई प्रेशर बन रहा है इसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसकी वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है। और ये हाई प्रेशर जो जोन होता है यही क्या करता है, मानसून को ड्राइव करने में हेल्प करता है। तो अगर ये हाई प्रेशर जोन कम हो जाए, ये हाई प्रेशर का जो वैल्यू है वो डिक्लाइन कर जाए, तो कहीं ना कहीं मानसून भी हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। सो एज अ रिजल्ट एल नीनो के कारण क्या होता है, इम्पैक्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि जो मानसून रेनफॉल है वो क्या हो रही है, सप्रेस हो रही है, वो कम होते जा रही है। वहीं टेम्परेचर जो ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर होता है उसमें सिग्निफिकेंटली राइज देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया में आप देखेंगे गर्मी भी पड़ेगी और गर्मी रिलेटिवली ज़्यादा एक्सटेंड तक पड़ेगी। ओके, एंड ड्रॉट की प्रोबेबिलिटीज़, क्योंकि रेनफॉल कम हो रही है तो ड्रॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। What is the mechanism? Basically, warmer Pacific Ocean alter the atmospheric circulation phenomena, स्पेशली जो मैस्करीन हाई होता है उसकी इंटेंसिटी को डिक्लाइन कर देता है, और डिक्लाइन इन द इंटेंसिटी ऑफ मैस्करीन हाई लीड्स टू लोअर मानसून रेनफॉल इन इंडिया। उसके कारण क्या होता है, मानसून का रेनफॉल कम हो जाता है। दिस वीकन द मॉइस्चर वेरिंग मानसून विंड्स ओवर इंडिया। ऑलराइट, सो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट और एक्सपेक्टेड टाइमिंग के क्या क्या फिनोमिना हमको देखने को मिल सकते हैं। सो एक्सपेक्टेड क्या है कि ये पीक कब करेगा एल नीनो का फिनोमिना, इट विल पीक अराउंड जुलाई ऑफ 2026। जुलाई 2026 में एल नीनो अपने पीक फेज पे होगा, अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू पे होगा। सो एज अ रिजल्ट इसका इम्पैक्ट हमको जनरली 1 या 2 महीने के बाद देखने को मिलता है, एंड दैट वी विल सी इन अगस्त एंड सितंबर। तो अगर आप देखेंगे तो जनरली अगस्त और सितंबर में जो हमें एंटिसिपेटेड रेनफॉल होगा उससे रिलेटिवली कम रेनफॉल देखने को मिलेगा। ओके, सो डिस्पाइट, बट क्या एल नीनो इज द ओनली फिनोमिना? सो नो। क्या हुआ है कि अगर आप पिछले कई सालों के अपने फिनोमिनास को देखें,
अल नीनो के इवेंट्स को देखें तो अल नीनो के इवेंट्स में भी इंडिया में सिग्निफिकेंट रेनफॉल देखने को मिला है। सो जनरल कोरिलेशन है कि एल नीनो डज नॉट ऑलवेज मीन्स ड्रॉट लाइक कंडीशन, हमेशा ड्रॉट लाइक कंडीशन प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। 1997 में इंडिया रिसीव्ड ओवर 100% ऑफ द रेनफॉल डिस्पाइट अल नीनो फिनोमिना। तो कई सारे अदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि इंडियन ओशन डाइपोल हो गया या फिर वॉकर सर्कुलेशन हो गया, मेडन जूलियन ऑसिलेशन हो गया, ये सारे फिनोमिना कलेक्टिवली इंडिया के मानसून को इम्पैक्ट करते हैं। सो इवन इफ देयर इज एल नीनो प्रेजेंट देयर कैन ऑल्सो बी एक्सेस रेनफॉल इन इंडिया। इसी तरीके से 2023 में भी India received around 95% of the rainfall despite having an El Nino year. So El Nino influence करता है but sole determinant नहीं होता हमारी मानसून के रेनफॉल का। ऑलराइट, इंडिया हैज एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग मानसून इन द पास्ट 2 years। अगर पिछले 2 साल में हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानसून हमको देखने को मिला है। 2024 में भी हमारा जो ओवरऑल रेनफॉल था वो कितना था, 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, और 2025 में भी हमारा जो रेनफॉल था वो था 108% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। ओके, सो 2026 क्या है, इट विल बी द फर्स्ट टाइम जब ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का अबव नॉर्मल रेनफॉल हमारा फाइनली ब्रेक करेगा। ओके, सो दिस इज द मानसून ट्रेंड्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो ऑन मानसून। बेसिकली इस साल का असेसमेंट है कि हमें डेफिनेटली रेनफॉल में कमी देखने को मिलेगी, बट टू व्हाट एक्सटेंट एंड व्हाट अदर वेरिएबल्स विल बी देयर वो अभी हमें क्लैरिटी नहीं है। ऑलराइट, व्हाट देन वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये जो आपका प्रेडिक्शन होता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे क्या है, गवर्नमेंट आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग कर सकती है। गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि वाटर स्टोरेज, ड्रॉट कंटीजेंसी प्लान, क्रॉप प्लानिंग, रिजर्वायर मैनेजमेंट और पावर डिमांड एडजस्ट करने के लिए क्या क्या काम करने की ज़रूरत है। ओके, बेसिकली अगर इससे एसोसिएटेड फिनोमिना आपको पता रखने हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू एंश्योर कि आपको एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन और इंडियन मानसून के रिलेशनशिप की एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो। आपको वॉकर सर्कुलेशन पता होना चाहिए, इंडियन ओशन डाइपोल और उसके रिलेटेड बैलेंसिंग फैक्टर्स अगेंस्ट एल नीनो, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आईएमडी की फोरकास्टिंग होती है वो कैसे करी जाती है और किस किस पीरियड पे करी जाती है। सो आईएमडी बेसिकली 2 फेज में जो है मानसून को प्रेडिक्ट करता है। पहला होता है अप्रैल, विच इज़ द फर्स्ट लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो वो निकालता है, और दूसरी प्रेडिक्शन आती है इसकी मई में, जो है अपडेटेड फोरकास्ट फॉर रीजनल एंड मंथली डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ये 2 टाइप के रेनफॉल के प्रेडिक्शन आईएमडी निकाल के देता है। दीज आर द अदर क्रिटिकल फिनोमिना जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको इस मानसून से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। we'll be bringing another discussion soon after this one. Alright, so आपको जो भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, let us know on the comments. Thank you everyone.